हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो संहिता अध्ययन थर्ड जो है अकॉर्डिंग टू NCISM सिलेबस यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे थे। और चिकित्सीय स्थान के अंतर्गत हम अध्याय 2 जो वर्गीकरण अध्याय है, ठीक है, वो हम देख रहे थे। और इसका आज के सेशन में हम लोग जो लास्ट पार्ट है, पार्ट 2, वो हम यहाँ पे देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का अध्याय, तो हमने 2 पाद लास्ट सेशन में बात किया था। इस क्लास में हम लोग वर्गीकरण का जो तृतीय पाद है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो वर्गीकरण के तृतीय पाद का नाम क्या है? तो मास पर्णवृत्तीय, ठीक है। तो वर्गीकरण का तृतीय पाद कौन सा है? मास पर्णवृत्तीय। इसके अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट योग हैं वही हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट योग में आते हैं वृश्य पिपली का, ठीक है। तो वृश्य पिपली, तो इसमें बताया गया है क्या होता है वृश्य पिपली। तो 30 पिपली लेकर उन्हें बारीक पीसकर घृत और तेल में भून लेते हैं। तो 30 पिपली लेकर उन्हें बारीक पीसकर घृत और तेल में भून लेते हैं तथा उचित मात्रा में चीनी और मधु मिलाकर किसी पात्र में रख लें। फिर उसमें दूध मिलाकर सेवन करें। तो 30 पिपली लेकर उन्हें बारीक पीसकर घृत और तेल में भून लें तथा उचित मात्रा में चीनी और मधु मिलाकर किसी पात्र में रख लें। फिर उसमें दूध मिलाकर सेवन करें। ये क्या कहलाता है? आपका वृश्य पिपली कहलाता है। इसके बेनिफिट क्या है? तो इसके सेवन से पुरुष रात भर मैथुन करने में समर्थ हो जाते हैं। पथ्य क्या है? तो साठी के चावल का भात, ठीक है। तो साठी के चावल का भात इसका पथ्य है। नेक्स्ट है अपत्य जनन शीर। तो अपत्य जनन शीर में क्या बताया गया है? तो उड़द की पत्ती, गन्ने की पत्ती या अर्जुन की पत्ती खिलाकर पाली गई गाय के दूध में सोने का टुकड़ा डालकर पकाएं, फिर छानकर उसे मधु घृत के साथ खाएं। इसके सेवन से पुत्र की प्राप्ति होती है। तो ये क्या है? अपत्य जनन शीर है कि उड़द की पत्ती, गन्ने की पत्ती या अर्जुन की पत्ती खिलाकर पाली गई गाय के दूध में सोने का टुकड़ा डालकर पकाएं, फिर छानकर उसे मधु घृत के साथ खाएं। तो इससे क्या है? सेवन करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। फिर नेक्स्ट है तृतीय वृश्य गोदुद्ध। तो तृतीय वृश्य गोदुद्ध में बताया गया है जो गाय उड़द की पत्ती, गन्ना की पत्ती या अर्जुन की पत्ती खिलाकर पाली गई हो, जो पहली बार ब्याही गई हो, ठीक है, यानी कि पहला संतान उत्पन्न हो रहा है, जिसके 4 स्तन हो, लंबे सींग वाली हो, मारती न हो और अच्छा बछड़ा हो, यानी कि जिंदा हो बछड़ा जो है, ऐसे गाय को बुद्धिमान अपने पास रखें और 3 प्रकार से उसके दूध का पान करें, ठीक है। कैसे कैसे करके? तो पहला है धरोष्ण दूध, यानी कि दूध निकल रहे हैं और तुरंत उसको पी रहे हैं, ठीक है, धरोष्ण दूध का पान करें। दूसरा है गर्म करके पान करें। और तीसरा है चीनी, मधु और घृत के साथ पान करें। ये तीनों क्या है? उत्तम वजीकारक होते हैं। तो ये तीसरा जो है 3 प्रकार से किस प्रकार से आपका क्षीर जो है वो वजीकारक है वो बताया गया। नेक्स्ट है आपका वजीकरण जो अध्याय उसका चतुर्थ पाद यानी कि अंतिम पाद, यह है पुमानजात बलादिकी। तो पुमानजात बलादिकी के अंतर्गत प्रमुख रूप से हमें जो ध्यान रखना है वो है वृश्यवस्ती। क्या होता है वृश्यवस्ती? तो वृश्यवस्ती में बताया गया है कि दूध और मांस रस प्रधान आहार का सेवन करने वाले पुरुष, तो दूध और मांस रस प्रधान आहार का सेवन करने वाले पुरुष को घृत, तेल, मांस रस, दूध, चीनी और मधु मिलाकर बस्तियां देनी चाहिए। यह अनुवासन वस्ती का ही एक रूप है जिसे वृश्यवस्ती बोल दिया गया है, ठीक है। दूध और मांस रस प्रधान आहार का सेवन करने वाले पुरुष को घृत, तेल, मांस रस, दूध, चीनी और मधु मिलाकर बस्तियां देनी चाहिए। यह अनुवासन वस्ती का ही एक रूप है जिसे वृश्यवस्ती बोल दिया गया है, ठीक है। और इस अध्याय में जो वजीकरण योग हैं, जो महत्वपूर्ण योग हैं वही हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शुक्र से। तो शुक्र के स्थान से क्वेश्चन आता है। तो शुक्र के स्थान क्या है? तो संपूर्ण शरीर में, जैसे कि नख, बाल, मलमूत्र को छोड़कर विशेषतः वृषण और मूत्र इंद्रिय। तो संपूर्ण शरीर में नख, बाल, मलमूत्र को छोड़कर विशेषतः संपूर्ण इंद्रिय में बताया गया है। तो इसका श्लोक है रस इक्षव यथा दधि सर्पिस्तैल तिले यथा सर्वगात्र सर्व अनुगत सर्वत्र अनुगतम देहे शुक्र से स्पर्श तथा।
कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार ईख में रस, दही में घृत और तिल में तेल व्याप्त होते हैं, उसी प्रकार जो शुक्र है वो संपूर्ण शरीर में व्याप्त होते हैं। तो जिस प्रकार ईख में रस, दही में, मतलब ये बोल सकते हैं ईख में जो दही का रस है वो होते हैं, घृत, दही में घृत और तिल में तेल व्याप्त होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार संपूर्ण शरीर में शुक्र व्याप्त होता है। तो ये चीज ध्यान में रखना। नेक्स्ट है शुद्ध शुक्र का लक्षण। तो शुद्ध शुक्र का लक्षण बताया गया है, बहलम मधुर स्निग्ध स्निग्धम अविस्त्र गुरु पिच्छिलम शुक्लम बहु च यक्षुकम फलवदंत संशया, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि जो वीर्य गाढ़ा हो, ठीक है, तो जो वीर्य गाढ़ा हो, मधुर रस वाला हो, स्निग्ध हो, दुर्गंध से रहित हो, भारी हो, श्वेत वर्ण का हो और अधिक मात्रा में स्त्रावित होकर, वह शुक्र निश्चित ही संतान रूपी फल देने वाला होता है। तो जो वीर्य गाढ़ा हो, मधुर रस वाला हो, स्निग्ध हो, दुर्गंध से रहित हो, भारी हो, श्वेत वर्ण का हो, अधिक मात्रा में स्त्रावित हो, वह शुक्र निश्चित ही संतान रूपी फल देने वाला होता है। पर शुक्र प्रवृत्ति या वीर स्त्राव के 8 प्रकार बताए गए। तो शुक्र प्रवृत्ति या वीर स्त्राव के 8 कारण, 8 कारण, प्रकार बोल दिए मैंने। कारण कौन से हैं जिसके कारण शुक्र एजुकुलेशन या उसके स्त्राव हो जाता है। तो उसके 8 कारण हैं। पहले तो हर्ष के कारण होते हैं, तर्ज के कारण होते हैं, अस्थिरता, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं, अस्थिरता उसके कारण होते हैं, पिच्छिलता के कारण होते हैं, सूक्ष्मता के कारण होते हैं, गुरुता के कारण होते हैं, प्रव प्रवरण भाव के कारण होता है और प्रेरण के कारण होता है, ठीक है। तो हर्ष, तर्स, अस्थिरता, पिच्छिलता, सूक्ष्मता, गुरुता, प्रवरण भाव और प्रेरणा, ये सभी जो है आपके 8 कारण हैं शुक्र प्रवृत्ति के। फिर शुक्र के बाहर निकल के 4 कारण बताए गए हैं, ठीक है। कौन सा है? पहला है संयोग, तो स्त्री और पुरुष के संयोग से। दूसरा है चेष्टा, यानी कि मैथुन की चेष्टा से। तीसरा है संकल्प, यानी कि स्त्री को प्रेम करने से। और चौथा है पीड़न, यानी कि स्त्री और पुरुष के परस्पर प्रेम की क्रीड़ा के कारण, ठीक है। तो ये जो है शुक्र निकलने के 4 कारण हैं। फिर शुक्र के 8 दोष बताए गए हैं। कौन से हैं? तो इसको हम लोग 3 भाग में डिवाइड करेंगे, वातज, पित्तज और कफज। तो वात के कारण क्या होते हैं? तो वात के कारण फेनिल होगा, यानी कि झाग युक्त होगा, तनु होगा, यानी कि पतला होगा, ठीक है, रुक्ष यानी कि सूखापन होगा, और ठीक है। तो ये 3 है वात के कारण। कौन सा? फेनिल, झाग युक्त, तनु यानी कि पतला, और रुक्ष यानी कि रूखापन। पित्त के कारण क्या होता है? विवर्ण, यानी कि विभिन्न रंगों से युक्त होता है। वह पूती यानी दुर्गंध युक्त होता है। तो पित्त के कारण विवर्ण और पूती, ये जो है दोष है। और कफ के कारण क्या होता है? पिच्छिल होता है, अत्यधिक चिकना होता है। इसके अलावा अन्य धातु संश्लिष्ट, यानी कि रक्त धातु में से आश्रित होते हैं। तो अन्य धातु संश्लिष्ट यानी कि रक्त धातु से रक्त धातु से आश्रित होते हैं। और अवगाढ़ित, अवगाढ़ित यानी कि जल के नीचे बढ़ जाता है, ठीक है। अवगाढ़ित है, सुधार लेना, अवगाढ़ित यानी कि जल में नीचे में बढ़ जाना। ये जो है शुक्र के 8 दोष हैं। फिर शुक्र 6 के 6 कारण बताए गए हैं। तो शुक्र जो है उसका क्षरण हो रहा है, कम हो रहा है, उसके 6 कारण हैं। एक तो वृद्धावस्था में होते हैं स्वभाव से, चिंता के कारण, बहुत ज़्यादा चिंता करो उसके कारण क्षय होता है, रोग के कारण होते हैं, शक्ति से अधिक कार्य करने के कारण, तो शक्ति से अधिक कार्य कर रहे हो तो उसके कारण होते हैं, विरुद्ध आहार का सेवन करने के कारण, आप विरुद्ध आहार का सेवन कर रहे हो उसके कारण होते हैं, अत्यधिक मैथुन कर रहे हो, ठीक है, तो अत्यधिक मैथुन करने के कारण होते हैं। फिर मैथुन की आयु बताए गए हैं। तो मैथुन की आयु आचार्य चरक ने 16 से 70 वर्ष बताए हैं, आचार्य सुश्रुत ने 25 से 80 वर्ष बताया, और आचार्य वांगभट्ट ने 20 से 80 वर्ष बताए हैं। आचार्य चरक ने 16 से 70 वर्ष, आचार्य सुश्रुत ने 25 से 80 वर्ष और वांगभट्ट ने 20 से 80 वर्ष बताए। तो ये जो है मैथुन की आयु है। तो इस प्रकार से यह जो अध्याय है वो यहाँ पे अभी आपका फिनिश होता है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3rd चैप्टर जो आपका ज्वर चिकित्सा अध्याय वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, ओके। तो अभी के लिए थैंक यू।